पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रोथ से रिलेटेड एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप देखिए तो नीट पर इस ग्रोथ हेडिंग से क्वेश्चन भी आया हुआ है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एग्जैक्ट लैंग्वेज उसकी क्या थी मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर या एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है, या ये पूछा गया था शायद कुछ बदल के कि इन कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। Start the class 11th biology chapter number 1, that is living world. Before starting this chapter, I would like to connect you with class 10th because this chapter make a connection between class 10th biology with the class 11th 12th biology. So my dear students, what is the logic of this chapter? The logic behind this chapter is we should know what is biology. My dear students, most of the time we will think biology is the study of life, but unfortunately it is not true. Biology is not the study of life, biology is the study of living being. Then what is the difference between life and living being? Life is a puzzle. Life is a mystery. Life is a unsolved questions. Every person, every citizen, every creature in this universe have different definition of life. Some poor people think just food is the life. They get food, that is the life. But some other people think money is the life. Some other think something else. So जीवन का सभी लोगों के नजरिए में फर्क है। हर लोगों के लिए लाइफ बराबर नहीं है, लाइफ सबके लिए अलग अलग है। तो लाइफ को नहीं पढ़ना, लाइफ पढ़ना तो एक और सब्जेक्ट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी, दर्शन शास्त्र इन आर्ट्स। बट इन साइंस देयर इज नो स्कोप ऑफ फिलोसफी. NCERT clear cut explained we should not go for philosophical discussions. We will focus on the scientific discussion and that is living being. हमें ये पता हो या ना पता हो कि लाइफ क्या है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हमारे अंदर, प्लांट के अंदर, माइक्रोब के अंदर लाइफ है। तो हमें किसकी पढ़ाई करनी है? हमें पढ़ाई करनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। हम लोग लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे और इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की बात करता हूं, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, dear student, there are so many characters available for living being. We think eating, sleeping, jogging, running, reading, these all are the living activity. Unfortunately, it is not correct because these are the human activity. I am talking about living character. I am not talking about the human character. जब भी ये सवाल पूछा जाता है किसी बच्चे से जो 10वीं पास करके आया है, वो जब पूछोगे बेटा सजीवों के क्या लक्षण है, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो अपने कैरेक्टर बताने लगता है कि मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं चलता हूं। लेकिन ये सच नहीं है। हमें लिविंग कैरेक्टर बताने हैं, क्योंकि लिविंग कैरेक्टर हमारे अंदर भी होने चाहिए, प्लांट के अंदर भी होने चाहिए, माइक्रोब्स के अंदर भी होने चाहिए। वही लिविंग कैरेक्टर है, वो एक्सक्लूसिव ह्यूमन के लिए नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखिए सबसे पहला कैरेक्टर जो एनसीईआरटी बताती है वो है growth. The second is reproduction. तीसरा
मेटाबॉलिज्म और चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में कॉन्शियसनेस. These are the four important character of living organism. Let me discuss first character, that is growth. ग्रोथ को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रोथ से रिलेटेड एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप देखिए तो नीट पर इस ग्रोथ हेडिंग से क्वेश्चन भी आया हुआ है. और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एग्जैक्ट लैंग्वेज उसकी क्या थी मैं आपको दिखा दूंगा. क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर या एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है. या ये पूछा गया था शायद कुछ बदल के कि इन कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है. तो हमें अब समझना है ग्रोथ के डिफाइनिंग फीचर्स और ग्रोथ की सारी प्रॉपर्टी. सबसे पहले मैं ग्रोथ के बारे में बताता हूं आपको. आप अगर ध्यान दें ग्रोथ क्या है, ज्यादातर हम समझते हैं ग्रोथ माने बढ़ना, इंक्रीज होना, इनहेंस होना, और अधिक हो जाना. किसी बच्चे से पूछो ग्रोथ किसे कहते हैं, सोचता है कि और ज्यादा हो जाए उसे ही ग्रोथ कहते हैं, बढ़ जाए. बट दिस इज अ वेरी नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोथ. द वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ इज चेंज एंड दैट शुड बी परमानेंट. तो ग्रोथ की बहुत ही सामान्य सी बात हम समझ लेते हैं. किसी भी परमानेंट चेंज को हम ग्रोथ कहते हैं. वो परमानेंट चेंज किसी भी तरह का हो, शेप में हो, साइज में हो, वॉल्यूम में हो, मास में हो, किसी भी चीज में चेंज हो, उसका नेचर परमानेंट होना चाहिए. परमानेंट का मतलब क्या होता है? इररिवर्सिबल. इररिवर्सिबल नेचर. इररिवर्सिबल का मतलब अगर एक कदम आगे बढ़ जाओ तो फिर लौटना. जैसे कि आपको बताता हूं इररिवर्सिबल का मतलब या परमानेंट का मतलब. आप अगर 15 साल के हो जाए या 20 साल के हो जाए, तो अगर आप 20 साल के हो गए तो आप 18 साल के अब नहीं हो सकते. दिस इज कॉल्ड परमानेंट चेंज. और कौन सा परमानेंट चेंज नहीं होता? जैसे आप अगर मानिए मोटे हो जाए, और फैटी हो जाए, बल्की हो जाए, वॉल्यूमिनस हो जाए, किसी भी वजह से कुछ ईटिंग हैबिट बिगड़ गया, बर्गर ज्यादा खाने लगे डेली बेसिस पे, तो थोड़ा अगर वॉल्यूमिनस हो जाए तो उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे. क्योंकि जैसे ही आप फिर से कुछ नॉर्मल करेंगे, डाइटिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ मेडिसिन लेंगे, तो क्या होगा? वापस आप जीरो फिगर स्लिम एंड ट्रिम हो जाएंगे. और अगर आप स्लिम और ट्रिम हो गए तो ये परमानेंट चेंज तो नहीं हुआ ना भाई. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये ग्रोथ नहीं है. यानी कि ये परमानेंट चेंज होना चाहिए जो रिवर्सिबल ना. अब मैं और चीज आपको बताता हूं. ग्रोथ तभी होगी जब अनइक्वल मेटाबॉलिज्म. तो एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, ध्यान रखिएगा. ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल मेटाबॉलिज्म. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेटाबॉलिज्म इक्विलिब्रियम पे बनी रहे तो देयर इज जीरो ग्रोथ, नो. जैसे मान लीजिए कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इक्वल प्रोपोर्शन में हो रहे हैं. अमाउंट ऑफ सिंथेसिस एंड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज सेम, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो, नो. माने सिंथेसिस एंड डिस्ट्रॉय. सिंथेसिस एंड डिस्ट्रॉय दोनों चीजें क्या हो? सिमिलर हो जाए तो कोई ग्रोथ नहीं है. लेकिन अगर कैटाबॉलिज्म इज लेस देन एनाबॉलिज्म, उस समय क्या होगी? ग्रोथ हो. ग्रोथ टेक्स प्लेस, उस समय ग्रोथ हो. और ये ग्रोथ कैसी होगी? ये ग्रोथ होगी
बच्चों अगर एनाबोलिज्म इज लेस देन कैटाबोलिज्म तब भी ग्रोथ होगी, उस समय ग्रोथ होगी नेगेटिव, और इसको बोलते हैं डीग्रोथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ अनइक्वल मेटाबॉलिज्म का नतीजा है। ग्रोथ अनइक्वल मेटाबॉलिज्म का नतीजा है, यानी कि आप ऐसे समझो कि मान लीजिए हम यंग स्टेज में हैं, वहां से हम एडल्ट स्टेज में आते हैं और फिर वहां से हम ओल्ड स्टेज में आते हैं। तो जब यंग से एडल्ट स्टेज में आते हैं तो हमारे शरीर में एनाबोलिज्म ज्यादा होती है और कैटाबोलिज्म कम होती है। एनाबोलिज्म इज मोर देन कैटाबोलिज्म, इसलिए आप ग्रोथ क्या होगी, ये होगी पॉजिटिव ग्रोथ। और जब उल्टा कर देंगे, यानी कि कैटाबोलिज्म इज मोर देन एनाबोलिज्म होगी जब एडल्ट से ओल्ड की तरफ जाओगे, जब जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाओगे। जब बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हो तो शरीर में कुछ चीजें बनती हैं और टूटती कम, लेकिन जवान होने के बाद चीजें टूटती ज्यादा हैं और बनती कम है हमारे शरीर में। तो कैटाबोलिज्म इज मोर देन एनाबोलिज्म, तो इसको बोलते हैं डी। देखा होगा कोई आम होता है, कच्चा आम, छोटा सा आम है ये, और ये आम जब छोटा होता है तो उसका शेप, साइज, कलर अलग होता है। फिर जब वो एडल्ट हो जाता है तो काफी साइज उसका बड़ा हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन कई बार वो लगा रह जाता है और पेड़ से गिरता नहीं, तो देखिए कैसा हो जाता है, सूख के बिल्कुल चिमटा हो जाता है। तो इस पके हुए सूखे हुए आम में भी ग्रोथ हुई है, यहाँ भी ग्रोथ हुई है, यहाँ भी ग्रोथ हुई है। ये पॉजिटिव ग्रोथ है और ये नेगेटिव। ठीक है बच्चों? बच्चों, ग्रोथ से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है जो एनसीईआरटी पेज नंबर 4 पर समझाती है। एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ दो तरह की है, एक तो इंट्रिंसिक और एक तो एक्सट्रिंसिक। जरा समझेंगे हम लोग ग्रोथ को दो टाइप में। एक तो ग्रोथ को समझेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम लोग समझें तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ का जो डिफरेंशिएशन है वो बाहरी और भीतरी के हिसाब से। जो भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो दिखावा करती है, उसको एपरेंट ग्रोथ भी कहा जाता है, एपरेंट ग्रोथ भी कहते हैं। और जो भीतरी ग्रोथ होती है उसको रियल ग्रोथ भी कहा जाता है। अब जैसे आप समझ लो कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो ये ऊपरी है, हमने कुछ इसके ऊपर और ओवरकोट पहन लिया तो वो ऊपरी है। जो चीज किसी सेल के, टिश्यू के, बॉडी के सतह पर या उसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो और उसकी ग्रोथ, उसके बॉडी मास को, उसके शेप को, साइज को बढ़ाए या उसको चेंज करे, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल या एपरेंट ग्रोथ। और डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है। बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है बाहर से। जैसे एक नमक के सॉल्यूशन में, NaCl के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आप एक NaCl का क्रिस्टल डालते हैं। मान लीजिए ये NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इस पे आपने एक क्रिस्टल डाल दिया NaCl का। अब क्या होगा, इस NaCl के सॉल्यूशन से जितने भी NaCl हैं वो आके इस पे चिपकने लगेंगे और जब चिपकने लगेंगे तो धीरे धीरे इस पर वो सरफेस पे चिपक के इसके साइज को बड़ा कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ। कोई माउंटेन होता है वो भी धीमे धीमे बड़ा होता है क्योंकि उस पे चीजें डिपॉजिट होती है बाहर बाहर से। तो कोई भी ऐसा चेंज जो एक्सटर्नल है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। लेकिन मान लीजिए कोई पेट्री डिश है या कोई बीकर है और उसमें कोई सेल है, बैक्टीरिया की सेल है या कोई नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है और ये सेल बाहर से चीजों
ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव कर लेता है। तो ये ग्रोथ बाहर से नहीं हुई है, ये भीतर से हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, और ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और हम कह सकते हैं यहां पर एक आपको विशेष पॉइंट बता दूं मैं कि इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनल ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एनसीईआरटी यहां पर एक ट्विस्ट लेती है। ट्विस्ट समझते हैं? ट्विस्ट माने एकदम से एक नई बात। नई बात क्या कहती है? नई बात कहती है कि जितने दुनिया के हायर प्लांट्स हैं, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, और जितने दुनिया के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो और चाहे यूकैरियोटिक हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहता है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है, एनसीईआरटी कहती है उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर mutually exclusive इवेंट्स। एनसीईआरटी कहती है कि हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यहां पर कैसी हो जाएंगी? इस पे बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, यानी कि एक तरफ एक्सक्लूसिव इवेंट है तो एक तरफ इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ग्रोथ को समझ लेते हैं कि ग्रोथ क्या है, तो अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं और वो स्टेप है रिप्रोडक्शन।